गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों ने अपने ऑफलाइन सेंटर में क्या पढ़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सिलियरी मसल्स क्या कर रहा था, लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा था। अब ये ऐसा क्यों हो रहा था, और इस पर्टिकुलर फिनोमेना को एक नाम भी दिया गया है ना, हम लोग इसको एकोमोडेशन बोलते हैं। बट बात आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, सिलियरी मसल्स को आखिरकार क्या ज़रूरत पड़ रही है लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करने की। और ये जनरली ये चेंजिंग कब होता है, जब हम लोग किसी नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं और फिर दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, या फिर दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो इस केस में जो होता है फोकल लेंथ को चेंज करना पड़ता है, लेंस को है ना एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये फोकल लेंथ का जो चेंजिंग हो रहा है, इसको समझने के लिए ना सबसे पहले आप ये एक वीडियो देखिए, छोटा सा क्लिप है ना, छोटी सी एक्टिविटी की गई है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बार मैं कैमरा को अपने हाथ की ओर फोकस कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा जो मतलब नज़दीक की ओर है ना, मैंने अपने हाथ को कैमरे के नज़दीक रखा है। जब मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ तो जो पीछे की दूर की चीज़ें हैं वो ब्लर हो जा रही है। जब मैं दूर फोकस कर रहा हूँ तो मुझे उस अलमीरा पे लिखा हुआ प्रॉपर दिख रहा है, बट मेरा हाथ जो है वो ब्लर हो जा रहा है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि अगर आप है ना, आप खुद भी एक्टिविटी करके देख सकते हैं। अगर आप किसी दूर की चीज़ पर नज़र आपको डालें तो आपको दूर का चीज़ वो क्लियर दिखेगा, बट एट द सेम टाइम आप पास की चीज़ को क्लियरली नहीं देख पाइएगा। अगर आपको देखना है पास की चीज़ों पे तो आपके पास की चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्लियर नहीं देख पाए। जब आप पास की चीज़ों को क्लियर देखिएगा तो आप दूर की चीज़ों को क्लियर नहीं देख पाइएगा। तो सबसे पहले तो आप इस एक्टिविटी को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, और ये हमेशा ऐसा होता है या फिर ये कुछ पर्टिकुलर केस है। चलिए तो सबसे पहले आप वीडियो को देख लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आप लोगों ने देख लिया होगा वीडियो को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या आप समझ गए होंगे। अब आइए समझते हैं हम लोग डायग्राम की हेल्प से कि आखिरकार आई में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। लेकिन मेक श्योर कर लीजिएगा कि इससे पहले आपने जो है कन्वेक्स लेंस की इस इमेज फॉर्मेशन को देख रखा हो। मैंने इससे 1 या 2 लेक्चर पहले जो है इसे बताया था, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो उसे आप ज़रूर देख कर आइएगा, अदरवाइज इसको थोड़ा समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, मैंने आई का प्रॉपर डिटेल स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, वो हम लोगों ने आज क्लास में किया है ना। तो उस डिटेल स्ट्रक्चर को अभी थोड़ा साइड रखते हैं, पार्ट समझ में आ गए हैं हमें। अभी फिलहाल हम लोग कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं और मैंने सिर्फ लेंस पे फोकस किया है कि आई लेंस है और पीछे ये रेटिना है, इन दोनों पे बस मैंने फोकस किया है। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि जो ह्यूमन आई लेंस होता है वो कैसा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है ना। ये एक कन्वेक्स लेंस होता है और हमें कन्वेक्स लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन आता है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि इस लेंस से दूर कहीं, इस लेंस से बहुत दूर कहीं कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है। ये बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि आप कहीं दूर किसी पेड़ को देख रहे हैं, है ना, दूर किसी पेड़ को देख रहे हैं, फिर दूर खड़े किसी आदमी को देख रहे हैं, और उस समय कैसा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि दूर किसी ऑब्जेक्ट से, है ना, लेट से क्या ऑब्जेक्ट बना दें हम लोग, चलिए कोई आदमी बना देते हैं, हाँ, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट हम लोग बना लेते हैं, एक पर्सन हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो दूर किसी ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही होती है वो ऑलमोस्ट पैरेलल होती है ना। मैं किसी एक पॉइंट से लाइट की बात कर रहा हूँ ना। आपको मालूम है कि कोई भी जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है उसका हर एक पॉइंट जो होता है वो एज अ सोर्स वर्क कर रहा होता है और उससे बहुत सारी रेज आ रही होती है, और ऐसे फिर छोटे छोटे पॉइंट्स मिलकर जो है वो इमेज फॉर्म करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट से जो कि बहुत दूर है, मैं यहाँ पे इतना नज़दीक नहीं है, यहाँ पे मैं डॉट 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 कर दे रहा हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो दूर इस ऑब्जेक्ट से जो है, दूर इस ऑब्जेक्ट के किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, लेट से अगर ये कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट से जो रेज आ रही होंगी इस लेंस पे जो पड़ रही होगी वो मोर और लेस पैरेलल होगी, है ना। क्योंकि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर कोई डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है तो उससे जो रेज आती है वो पैरेलल रेज आती है। तो हम लोग पैरेलल रेज के लिए इमेज फॉर्मेशन जानते हैं। तो आइए सबसे पहले बना के देखते हैं कि आखिरकार
क्या हो रहा है। और दूसरी चीज़ आपको ये भी मालूम होगा कि शार्प इमेज कब फॉर्म होता है, जब रेज आपस में इंटरसेक्ट करती है, तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे सबसे ज़्यादा शार्प इमेज हमें मिलता है। तो आइए ज़रा देखते हैं। तो मैं 2 रेज कंसिडर कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा टेबल को टिल्ट कर देते हैं ताकि आपको भी दिखे। हाँ चलिए, तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ कि 2 रेज इससे पैरेलल आ रही होगी, है ना। अब ये 2 रेज पैरेलल हम लोग कहीं भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ इमेज फॉर्मेशन में ही पढ़ना है फिलहाल। तो आइए, मैंने पैरेलल रेज को यहाँ पर ड्रॉ किया। एक पैरेलल रे में देखिए, अब जो रेज पैरेलल आ रही होगी, पैरेलल रेज आ रही होगी किसी दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट से, वो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होगी लगभग, है ना, लगभग पैरेलल ही होगी। तो मैंने पैरेलल रे कंसिडर कर लिया कि दूर कहीं से पैरेलल रेज आ रही है। तो लेट से यहाँ से पैरेलल रेज आई। आपको मालूम है कि पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, फोकस से पास होती है ना। मैंने बोला कि मुझे इमेज यहाँ पे चाहिए, तो लेट से कि यहाँ पे ये पास हो गया। और दूसरा मैंने रेज कैसा ले लिया पैरेलल, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही ले लिया इसमें। तो आपको मालूम है कि ये डेविएट नहीं होगी, ये स्ट्रेट पास हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस हो जाएगा, या फिर यूँ समझ लीजिए कि इसमें जो है वो जब ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट पास होती है तो बेंडिंग नहीं होता है लाइट का। एक मैंने ये कंसिडर कर लिया। तो जहाँ पे 2 रेज मिल रही है ना, जो कि रेटिना पे मिल रही है, क्योंकि हमें इमेज हमारा कहाँ फॉर्म होता है, रेटिना पे फॉर्म होता है। रेटिना पे इमेज फॉर्म होगा, फिर वहाँ से जो है वो ब्रेन को सेंसेशन जाता है, और वहाँ से इमेज हमें परसीव होता है कि इमेज हमने देखा। तो ये जो है पैरेलल रेज, कहीं इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज रेटिना पे बन रहा है और हमें शार्प इमेज दिखाई पड़ रही होगी। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं ना कि अगर अब यही सिनेरियो यही है, आप दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो आपको ऐसा दिखा और रेटिना पे आपके शार्प इमेज बना एकदम। अब आ जाता है कि अगर कोई पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा, मैंने देखिए आई जो बनाया है मैंने सभी सेम साइज के बनाए हैं नीचे, क्योंकि आपको मालूम है आई बॉल का साइज चेंज नहीं होता है। तो ये चीज़ तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नज़दीक में रखा हुआ रहेगा तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, है ना। उससे जो रेज निकलेंगी, ऑब्वियस सी बात है, नज़दीक में रखेगा ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट से जो रेज निकलेंगी वो पैरेलल नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट इसी डायग्राम में कंसिडर कर सकते हैं या फिर दूसरे किसी डायग्राम में भी कर सकते हैं। लेट्स से हम लोग नीचे कर लेते हैं, है ना। यहाँ कहीं कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, या फिर सेम ऑब्जेक्ट जो है वो पास में रखा हुआ है, या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया, है ना, और ये ऑब्जेक्ट पास में रखा हुआ है। बात समझिए, मैं दूर के ऑब्जेक्ट को ही देख रहा था, है ना, दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहा था। अभी इस वाले में भी करके दिखाऊंगा। और मैंने अचानक जो है नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखा। तो जब नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखता हूँ मैं, तो दूर वाला मुझे ब्लर दिखने लग रहा था। ऐसा क्यों होता है? तो होगा क्या, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा। चलिए, एक रेज तो सेम मैं लेके जा सकता हूँ, है ना, कि इस पॉइंट से मुझे 2 रेज ड्रॉ करनी है ना, ताकि इमेज बन सके इस पॉइंट का। तो एक रे मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस खींचा, है ना। अच्छा, दूसरा रे जो है वो मैं अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करूं, है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि इससे दोनों रेज पैरेलल नहीं निकलेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत पास में रखा हुआ है। पास में रखे गए ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज नहीं होती है, नहीं इमिट हो रही होती है। तो मैंने क्या किया, इसे ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, क्योंकि हमें मालूम है कि ऑप्टिकल सेंटर से ये सीधा निकल जाता है। तो अब आप सोच के देखिए कि अगर ये रे, अगर मुझे शार्प इमेज देखनी है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, शार्प इमेज दिखाई पड़ेगी मुझे। मैं किसी नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो क्या मुझे क्लियर और साफ नहीं दिखता है? बिल्कुल दिखता है वो। तो अगर क्लियर दिख रहा है इमेज, इसका मतलब ये लाइट जो है वो बेंड करके यहाँ पे मीट किया होगा। ये बात समझ रहे हैं? लाइट की जो बेंडिंग है वो इस ढंग से हुई होगी कि वो यहाँ पे मीट करे इस लाइट से, तभी एक शार्प इमेज मुझे मिल पाएगा। तो अगर मैं दोनों केसेस को कंपेयर करूँ तो ये सेम लेंस है, सेम लेंस में ये जो पैरेलल रेज थी वो यहाँ कहीं मीट कर रही है ना, तो शार्प इमेज बन रहा है। और सेम यही रेज पैरेलल रेज ही है ना, रेज पैरेलल ही है, वो यहाँ पे मीट कर रही है। तो अगर ये यहाँ पे मीट कर रही है, अगर पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ कट करती है उसे हम क्या बोलते हैं?
फोकस बोलते हैं, और इधर भी क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर ओ से, है ना, और इधर ऑप्टिकल सेंटर ओ से फोकल लेंथ जो है वो इतना बड़ा है ना, ये बड़ा फोकल लेंथ है यहाँ पे है। और इस चीज़ को अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो इस केस में जो है मेरा फोकल लेंथ दिख रहा है मुझे साफ साफ कि ये छोटा है ना, फोकल लेंथ मुझे छोटा दिखाई पड़ा। तो ये फोकल लेंथ जो है ये छोटा अगर हुआ है, तो ये अब बात करेंगे इसके बारे में हम लोग कि फोकल लेंथ छोटा क्यों हुआ। तो अगर इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे शार्प इमेज दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब कुछ ऐसा हो रहा होगा। इससे आप एग्री है? सबसे पहले तो देख लीजिए इसमें कोई भी दिक्कत है, ये चीज़ हो रहा। और एट द सेम टाइम मैं ये देख रहा हूँ मैं, है ना, तो मुझे दूर की चीज़ें ब्लर क्यों दिखाई पड़ रही है ना। बड़ी बात ये होती है कि दूर की चीज़ें मुझे ब्लर क्यों दिखाई पड़ रही है। या फिर इस केस में ले, है ना, कि जब मैं दूर का दिख रहा था मुझे एकदम शार्प दिखाई पड़ रहा था, वही जो नज़दीक रखे गए ऑब्जेक्ट्स थे, नज़दीक में मैं एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ सेम टाइम पे, मैं दूर का दिख रहा था। जैसे आप बैठे बैठे घर में एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि आप अपने टेबल पे कोई चीज़ रखा हुआ है, लेकिन आप टेबल से दूर दिख रही है, दूर किसी चीज़ पे फोकस अपना बनाए हुए हैं, दूर किसी चीज़ को देख रहे हैं, एकदम आपको क्लियर दिख रहा है। पर जो नज़दीक में रखा गया चीज़ है ना, वो एट द सेम टाइम वो ब्लर दिख रहा है, दोनों चीज़ें साथ में क्लियर नहीं दिख रही है ना। आप ये ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है जरा समझिए। एक लाइट तो बिल्कुल ठीक है, ये जा रहा है इधर से, एक लाइट तो पैरेलल गया, बेंड कर गया, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी लाइट जो है, अगर मैं बोलूँ, इसका कलर चेंज कर लूँ क्या मैं, ब्लैक ले लेता हूँ मैं। तो अगर दूसरी लाइट को मैं ले लूँ, सबसे पहले तो जो है वो इस पॉइंट से दो पैरेलल रेस नहीं निकलेंगी, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट बहुत पास में रखा हुआ है ना। पास में रखेगा ऑब्जेक्ट से इतने एक पॉइंट से दो पैरेलल रेज नहीं निकलेंगे, है ना। तो मैंने एक क्या किया, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दिया, ये मैंने एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि ये मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दिया, मैं दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, है ना। तो दूर के जो ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूँ, तो मेरा जो पूरा फोकस है इस दूर वाले ऑब्जेक्ट पे है, तो ये तो मुझे क्लियर दिखाई पड़ रहा है, शार्प इमेज बन रहा है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखें, है ना, इस चीज़ को अगर आप देखिए, तो इससे भी पैरेलल रेज निकल रही है, ये इधर गया और ये इधर बेंड कर गया, और ये एक इधर निकल गया सीधा। तो ये जो दो रेज है ना, ये वाली रेज और ये वाली जो रेज है, वो कहीं पे मीट तो कर नहीं रही है। तो जब इस छोटे वाले ऑब्जेक्ट से जो यहाँ पे रखा हुआ है मेरे जस्ट सामने, उससे जो दो रेज निकल रही है, वो इस केस में देखिए, अगर मैं अगर दूर के ऑब्जेक्ट को ही लगातार देख रहा हूँ, तो मुझे पास वाला ब्लर क्यों दिख रहा है, क्योंकि पास वाले ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकल रही है, पैरेलल रेज, ये कहीं यहाँ मीट कर रही है, और ये ऑप्टिकल सेंटर, तो ये दो लाइटें जो है, ये दो लाइट रेज तो आपस में मीट ही नहीं कर रहे हैं। तो जब आपस में मीट नहीं करेंगे तो मुझे शार्प क्लियर इमेज कैसे दिखाई पड़ेगी, मुझे धुंधला सा इमेज दिखाई पड़ेगा, है ना। रेटिना पे मुझे धुंधला सा इमेज दिखाई पड़ेगा, दूर दूर है फिर भी, लेकिन एक क्लियर शार्प इमेज दिखाई नहीं पड़ेगी। वही अगर मैं इस वाले डायग्राम में बोलूँ कि इस वक्त में मुझे ये छोटा वाला ऑब्जेक्ट, जो छोटा वाला या फिर यूँ कह लीजिए जो पास वाला ऑब्जेक्ट है, छोटा नहीं बोलते हैं इसको, पास वाला बोलते हैं, तो ये मुझे नज़दीक में रखा गया ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर दिखाई पड़ रहा है। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई ऑब्जेक्ट आपने हाथ में होल्ड कर लीजिए, उसको देखिए एकदम क्लियर दिखाई पड़ेगा। लेकिन उसी टाइम पे इसी मतलब आपके हाथ में होल्ड किया, मान लीजिए हाथ में मैंने एक कैप पकड़ लिया, इस कैप को मैं देख रहा हूँ, तो मुझे ये कैप अच्छे से दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसी कैप के आगे जो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा वो आपको शार्प दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो रीज़न क्या है आखिर? तो रीज़न समझ लेते हैं कि अगर दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, तो दूर रखे गए ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही होगी वो कैसी आ रही होगी, समझते जरा। यहाँ पे दूर, यहाँ पे अभी भी एक ऑब्जेक्ट है कोई, लेट से यहाँ पे कोई पेड़ है ना, दूर कहीं पे रखा हुआ एक ट्री है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। दूर यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट से ये ट्री है। अब मेरा पूरा जो ध्यान है वो किस पे है, इस वाले नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इस पेड़ से लाइट रेज निकल के मेरी आंखों में नहीं पड़ रही है, बिल्कुल पड़ रही है। पर बात आता है कि ये मुझे सामने जो दूर वाला पेड़ है, मुझे ये ब्लर दिखाई पड़ रहा है, क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसकी शार्प इमेज नहीं बन रही है, क्योंकि मैं अभी अपने नज़दीक रखे गए ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, तो मुझे शार्प इमेज नहीं बन रही इसकी। तो आखिर हो क्या रहा है? तो सबसे पहले समझिए कि इससे दो रेज आ रही होंगी, है ना। दो रेज का मतलब दो रेज जो पैरेलल आ रही है उसको कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, रेज तो बहुत सारी आ रही होगी इससे।
तो मैंने कौन सा वाला रे कंसिडर किया, मैंने रे कंसिडर किया, एक तो रेस कंसिडर कर लिया प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ही कि ऐसे ही जा रही है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जाएगी वो बेंड नहीं करेगी, वो सीधा यहाँ पहुँच गई। ये रेस किससे मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये इस प्लांट के किसी एक पॉइंट से, तो ठीक है ये चली गई। दूसरी रेस जो है ये ऐसे ही पैरेलल आ रही होगी, है ना। अब ये पैरेलल ऐसे आएगी तो ये कहाँ से बेंड करेगी, ये बेंड करेगी यहाँ से। क्यों, क्योंकि इस समय मेरा पूरा ध्यान किस पे है, इस वाले ऑब्जेक्ट पे है, तो इस वाले ऑब्जेक्ट पे मेरा पूरा ध्यान है, तो ये जो है इस तरीके से मुझे शार्प इमेज दिखाई पड़ रही है इसकी, तो फोकल लेंथ कहीं यहाँ पे है, क्योंकि लाइट जहाँ से पास करता है आफ्टर बेंडिंग वही फोकस होता है। तो मैंने बोला कि इस प्लांट से भी जो लाइट आ रही होगी इस टाइम, क्योंकि लेंस का फोकस इस टाइम तो फिक्स है ना ये वाला, तो इधर प्लांट से जो लाइट आ रही होगी, है ना, ये प्लांट से जो लाइट रेज आ रही है, ये भी कहाँ से पास होगी, इसी पॉइंट से पास हो जाएगी ऐसे। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए कि ये वाली रेज प्लांट से जो दो रेज आई, वो एक तो इस फोकस से पास हो गई और दूसरी ये सीधी चली गई, तो ये दोनों रेज आपस में कहाँ इंटरसेक्ट किए, इस पॉइंट पे। और इन्हें इंटरसेक्ट कहाँ करना चाहिए था, रेटिना पे। जब रेटिना पे इंटरसेक्ट ही नहीं किए तो क्या शार्प इमेज बन पाएगी, नहीं, क्योंकि ये रेज फिर इधर जाएगा और इधर जाएगा, इसके वजह से इमेज दिखाई तो पड़ेगा, ये रेज फिर गई आगे, है ना। ऐसा थोड़ी कि यहाँ रुक जाएगी, दोनों रेज आपस में मिलेगी और रुक जाएगी, आगे क्रॉस करेगी, रेज ये इधर चली गई और ये वाली रेज इधर चली गई, तो ये दोनों रेज फाइनली जो है वो रेटिना पे पड़ी है ना, रेटिना पे जो है ये आके फाइनली गिरी। लेकिन रेटिना पे इमेज कैसा बनेगा, ब्लर बनेगा, शार्प नहीं बनेगा। क्यों, शार्प इमेज बनने के लिए एग्जैक्टली रेटिना पे जो है वो दो रेज इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है हमें कि जब भी हम लोग किसी नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, है ना, जब भी हम लोग किसी नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो उस टाइम जो हमारे लेंस का फोकल लेंथ होता है वो छोटा होता है। ये देखिए, क्योंकि मैं इस टाइम किसको ऑब्जर्व कर रहा था, नियर बाई ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा था, तो ये मेरा जो फोकल लेंथ है ये छोटा था। और जब मेरा ध्यान इस पेड़ पे था, मतलब सॉरी इस बॉय पे था, तो उस टाइम जो मेरा फोकल लेंथ था वो कुछ बहुत बड़ा था। ये देखिए यहाँ पे था, ये यहाँ मेरा फोकल लेंथ था ये। तो इस टाइम क्या हो रहा था, नज़दीक वाला अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि नज़दीक वाले के साथ सिनेरियो क्या चल रहा था, ये पैरेलल गया और ये इधर से पास कर गया, ये लाइट इधर चला गया और ये इधर से चला गया, तो ये दो रेज मीट नहीं कर रही थी। जहाँ मीट नहीं करी तो शार्प इमेज नहीं बनेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी आप, तो ध्यान से देखिए, अगर फोकल लेंथ यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे अगर छोटा है तो एक ही लेंस के ये दो अलग अलग फोकल लेंथ क्यों हो गए। और अगर मैं इसको आगे और बढ़ाऊंगा तो कुछ अलग निकल के आएगा, है ना। इसको एक और बड़े से डायग्राम से समझते हैं ज़रा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना। उसमें बहुत सारे हम लोग डायग्राम बना देंगे, थोड़ा सा गंदा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं। समझते हैं ज़रा इसको, एक बड़ा सा आई ड्रॉ करते हैं और उसी में सारे सिनेरियोस को बना के देखेंगे हम लोग, सारे केसेस उसी में ड्रॉ करके देखेंगे, है ना। फोकल लेंथ एडजस्ट करना कितना ज़रूरी है ये हम लोग समझ में आएगा अभी, कि अगर आई लेंस फोकल लेंथ को एडजस्ट ना करे तो हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख ही नहीं पाएंगे। एक बड़ा सा आई बनाते हैं, बड़ा सा आई बनाने का पर्पस है लेंस बड़ा सा बनाना है ताकि चीज़ें समझ में आ सके हमें। अब इसमें एक लेंस ड्रॉ कर लेते हैं बड़ा सा, है ना। ये मैं जस्ट समझने के लिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपको ना चीज़ें अच्छे से विजुअलाइज हो जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कि आई लेंस को जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। थोड़ा सा हल्का सा एकदम टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, इतना हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। चलिए इधर हम लोग आई लेंस का क्या बना देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं। आई लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूँ मैं, ये आई लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। अब देखिए इसमें हम लोग ना एक साथ अब सारी चीज़ों को देखते हैं कि आखिरकार फोकल लेंथ जो है वो चेंज क्यों हो रहा है और क्यों हो ज़रूरी है चेंज होना। अदरवाइज जो हम लोग डिफरेंट डिस्टेंसेस पे ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाएंगे हम लोग, है ना। और ये काम है ना फोकल लेंथ को चेंज करने का काम, ये हमारा आई लेंस बहुत तेज़ी से कर रहा होता है।
विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। तो आइए जरा फिर से एक बार सिनेरियो ले लेते हैं कि आप जो है किसी दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, कहीं दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, आपसे कहीं दूर एक बड़ा सा कोई पेड़ है, कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई मैन है, उसे आप देख रहे हैं। तो मैंने बोला कि उससे 2 पैरेलल रेज आपकी आंखों पे पड़ी, अभी फिलहाल के लिए 2 मानिए, वैसे तो बहुत सारी रेज उससे आ रही है और आपकी आंखों में एंटर कर रही है, बट हमें कितना कंसिडर करना है, फिलहाल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 2 रेज आई। तो ये मैं बना रहा हूँ जो रेड कलर से ना, ये बना रहा हूँ मैं किसके लिए, ये उस दूर रखे ऑब्जेक्ट के लिए, दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट से 2 रेज आई और ये मैंने बना दिया। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी और आपस में भी वो रेज पैरेलल ही होगी, पैरेलल रेज आ रही होगी। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी और दूसरी रे को मैंने कहाँ कंसिडर किया, वो मैंने ऑप्टिकल सेंटर से ही पास कर दिया और पैरेलल ही था, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही निकल गया, ये ऐसे चला गया लेट्स से। तो ये दोनों पैरेलल रे, सबसे पहले तो देखिए ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ पे मीट करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगी। मैं कहता हूँ कि दूर वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं तो क्या हमें शार्प इमेज दिखाई पड़ता है, यस हमें शार्प इमेज दिखाई पड़ता है। तो जब शार्प इमेज दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब ये वाली रेज और ये वाली जो रेज है वो दोनों कहीं इस पॉइंट पे मीट कर रही होगी रेटिना पे, ये समझिए पहले, क्योंकि मैं दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को, है ना, जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ से किसी दूर रखे ऑब्जेक्ट को देखिए तो आप उसको क्लियरली देख पा रहे हैं। इसका मतलब है कि रेटिना पे इमेज फॉर्म हुआ है ना, क्लियर इमेज, शार्प इमेज रेटिना पे बना है। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना कि ये वाली रेज भी यहाँ पे आके मीट करे, इस पॉइंट पे मीट करे, तभी तो शार्प इमेज बनेगा। अब बिल्कुल शार्प इमेज बन रहा है, ये तो आप देख भी पा रहे थे, एक्सपेरिमेंटल देख पा रहे हैं कि हाँ शार्प इमेज बन रहा है, इसका मतलब ये रेज कहीं यहीं मीट कर रही होगी। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया, ये रेज यहाँ मीट कर रही है और जहाँ पे रेज ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रेज होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे कट करती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। चलिए प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे था, ये कब, जब मैं किसी दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ तब। और उस टाइम क्या हो रहा है, जिस टाइम आप दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं आपके सामने कोई नज़दीक में भी अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। रीज़न, उसे देखते हैं कि रीज़न क्या है, मेरे सामने रखा गया ऑब्जेक्ट मुझे क्लियर क्यों नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले समझिए जरा कि जब आप दूर देख रहे हैं तो आपके आई लेंस कुछ इस तरीके से एडजस्ट हुआ है कि इस आई लेंस का फोकल लेंथ कुछ यहाँ पर है, आप समझिए, और लगातार आप दूर ही देख रहे हैं। तो नज़दीक में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ भी है ना, लेट्स से अगर नज़दीक में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, और नज़दीक रख लीजिए, यहाँ नज़दीक में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आप कहाँ देख रहे हैं, आप लगातार उस दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और आपको नज़दीक वाला ब्लर दिखाई पड़ रहा है। यही देखना चाह रहे हैं हम लोग कि ब्लर क्यों दिखाई पड़ रहा है। तो इधर जो नज़दीक वाला ऑब्जेक्ट होगा इससे भी 2 रेज निकलेंगे, लेकिन इससे 2 पैरेलल रेज नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि ये नज़दीक रखा हुआ है और इतने नज़दीक रखे गए ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट से 2 पैरेलल रेज नहीं निकल सकती है। तो हमने एक रे कंसिडर किया, दूसरा कलर ले लेके हम लोग ब्लैक, एक सेकेंड। तो ये एक रे पैरेलल गई। आपको मालूम है कि इस टाइम जो पर्सन है कहाँ देख रहा है, दूर देख रहा है, तो इस हिसाब से इसका लेंस एडजस्ट है कि इस लेंस का फोकल लेंथ कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो रे गया है वो कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। चलो फोकस से पास हो गया। अच्छा, दूसरी रे आप कहाँ से कंसिडर कीजिएगा, ऑप्टिकल सेंटर से कीजिएगा, आप कहीं से भी कीजिए, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से ना करके आप किसी भी पॉइंट से करिएगा, होना वही है। तो ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से मैंने कंसिडर किया तो इस समय जो है ये रे यहाँ जा रही होगी। अब आप खुद बताइए कि जब ये रेज है ना, ये रेज और ये रेज जब आपस में मीट ही नहीं की, जब ये मीट ही नहीं हुआ तो कैसे दिखाई पड़ेगा शार्प इमेज। हाँ, ये ऐसा होता कि ये वाला जो रे है ना, ये वाला जो ब्लैक वाला रे मैंने खींचा है ये इतना बेंड कर जाता कि आके यहाँ पे मीट कर जाता। देख पा रहे हैं, है ना, ये फील आ रहा है कि ये जो ब्लैक वाला रे है ना, जो कि अभी ये, क्योंकि ये लेंस का फोकल लेंथ यहाँ पे है तो ऑब्वियस ही बात है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास होगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये लेंस, अगर ये वाला लेंस अगर समहाउ लाइट को यहाँ बेंड कर देता, एकदम इतना बेंड कर देता कि ये दोनों रेज ऐसे मीट कर रही है यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे हमें क्या होता है, एक
शार्प क्लियर इमेज दिखाई पड़ती किसकी, ये नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट की। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस समय ये जो आई है, इस समय जो ये पर्सन है, ये दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है, और दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो उसे क्या होगा, उसका आई लेंस खुद को इस ढंग से एडजस्ट किए हुए है कि उस आई लेंस का फोकल लेंथ यहाँ पे है। तो उस टाइम वो किसी भी नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट को क्लियर देख ही नहीं पाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं देख पाएगा, दोनों लाइट अल्टीमेटली किस पे आ रही है, रेटिना पर ही आ रही है। तो जब दोनों ब्लैक वाली जो रेज है, ये जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है, जब रेटिना पे आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसे दिखेगा। इतना तो समझ में आया कि मेरे सामने कोई एक ऑब्जेक्ट है, बट एग्जैक्टली उस पर अगर कुछ लिखा हुआ है या फिर एकदम शार्प इमेज नहीं आएगी, क्लीन नहीं दिखेगा, उसको ब्लर दिखेगा। तो आई थिंक मुझे लग रहा है मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, तो शायद आप समझ रहे होंगे। और एक बड़ा डायग्राम बना के हम लोग वो वाला सिनेरियो कंसिडर कर लेते हैं कि जब हमारा पूरा का पूरा ध्यान नज़दीक वाले पे होगा, है ना, पूरा ध्यान जब हमारा नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट पे होगा तब क्या होगा। तो नज़दीक वाला हमें क्लियर दिखाई पड़ेगा। आइए ज़रा एक बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं नज़दीक वाले के लिए भी। देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है कि किताबों में बस लिख दिया रहता है कि नज़दीक में ऑब्जेक्ट रहेगा तो फोकल लेंथ जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है, दूर रहता है तो लेंस मोटा हो जाता है, मतलब बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, है ना। पर अगर आपको क्लियर विजुअलाइजेशन करना है तो रे डायग्राम से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। रे डायग्राम बनाइए और क्लियर विजुअलाइज कीजिए। तो पहले एक हम लोग बड़ा सा आई अगेन खींच लेते हैं, ये मैंने बना लिया। चलिए, बड़ा बनाने का यही पर्पस है ना कि एक साथ में आपको, देखिए इस बार थोड़ा सा सीधा बनाने की कोशिश करते हैं, ज़रा लेंस हमारा गड़बड़ बन गया था, इस बार सीधा बनाते हैं। चलिए देखते हैं सीधा बन जाएगा, इसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं बन पाएगा, चलिए मैं इसे हैंड से ड्रॉ कर देता हूँ। यस, हाँ बिल्कुल सही बना है इस बार सीधा बन गया है। चलिए, तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, ताकि इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग डायग्राम बना सकें। ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब मान लीजिए कि मेरा आँख है, अब मेरे सामने जो नज़दीक में ऑब्जेक्ट रखा गया है, अब मैं उसको ना, मैं उसी के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, है ना। मेरे सामने जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस वक्त ना मैं इसे देख रहा हूँ। तो जब मैं इसे देख रहा हूँ तो मुझे ये तो बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा है, पर मान लेते हैं कि इससे दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, फिलहाल तो मैंने नीचे रखा है, मैं अपने सामने रखता, और सामने जैसे मेरे सामने अगर ये एक पेन रखा होता और ये रखा होता, तो जब मैं इसे देख रहा होता तो पेन पे क्या लिखा हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ पे ग्लास जेल लिखा हुआ है, तो ये चीज़ मुझे नहीं दिख रहा है। जब मैं पूरा ध्यान इस वाले ऑब्जेक्ट पे रख रहा हूँ तो मुझे इस ऑब्जेक्ट की एकदम क्लियर शार्प इमेज दिखाई पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे इसके पीछे रखा गया पेन नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसी का रीज़न हम लोग समझना चाहते हैं। और जब मैं पेन पे दिखता हूँ तो पेन मुझे क्लियर दिखाई पड़ता है, बट ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ता है। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो रही है, कुछ तो मामला है। तो मैंने बोला कि इस बार मेरा पूरा ध्यान इस नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट पे था और पेन मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था। आइए ज़रा देखते हैं क्यों। तो वो जो ब्लैक वाला ऑब्जेक्ट था उसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नज़दीक बनाया, क्योंकि ये नज़दीक था मेरे, मुझे दिखाई पड़ रहा था, नियर बाई ऑब्जेक्ट था। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को। तो यहाँ कहीं मेरा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था मेरे नज़दीक, और ये मुझे क्लियरली भी दिखाई पड़ रहा था क्योंकि मैं इसी ऑब्जेक्ट को देख भी रहा था, ये मुझे क्लियर दिखाई पड़ रहा था। तो क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा, इसके लिए मेक श्योर होगा कि रेटिना पे जो है वो दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मिल रही होगी, तभी वो क्लियर और शार्प इमेज बन रहा है। तो आइए देखते हैं। एक रेज तो आपको मालूम है ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल रेज हो नहीं सकता है, बहुत नज़दीक रखा हुआ ऑब्जेक्ट। एक तो यहाँ पास कर गया और एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अब आप खुद सोचिए, अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है ना। यहाँ पे आपके सामने दो डायग्राम है, ध्यान से देखिए जरा, यहाँ आपके सामने दो इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम है। अब आपको खुद डिसाइड करना है। अब आप सोचिए कि ये जो लाइट रे है, ये लाइट रे बेंडिंग होने के बाद यहाँ आएगा, यहाँ आ रहा होगा, क्योंकि मैं नज़दीक में देख रहा हूँ, मुझे इमेज एकदम क्लियर मस्त दिखाई पड़ रहा है, शार्प दिखाई पड़ रहा है। तो क्या ये रे आफ्टर रिफ्रैक्शन
यहाँ पे आ रहा होगा बेंड होके, जैसे इस वाले केस में हुआ जब मैं पेड़ को देख रहा था, जब मैं दूर किसी पेड़ को देख रहा था बैठ के घर में से, जब मैं घर से किसी दूर पेड़ को देख रहा था तो लाइट रे यहाँ पे आ रही थी, है ना। तो क्या सही में इस बार भी जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो आफ्टर बेंडिंग क्या यहाँ पे बेंड हो रही है तभी मुझे शार्प इमेज दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इस चीज को शार्पली देख पा रहा हूँ, इस चीज को अगर मैं देख पा रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये दोनों रेज मीट कर रही होगी, और जब दोनों रेज मीट कर रही है तो मुझे इतने बेंडिंग से कुछ नहीं होगा। इस बेंडिंग से तो मैं यहीं पे रह जाऊंगा, मुझे ज़्यादा बेंडिंग करनी पड़ेगी, है ना। ये लाइट की बेंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके ये दोनों रेज एक पॉइंट पे मीट करेगी, और जिस पॉइंट पे मीट करेगी यहाँ पे हमें शार्प इमेज दिखाई पड़ेगा, यहाँ हमें शार्प इमेज दिखाई पड़ेगा। तो ये तो क्लियर है, ये तो ऑब्जर्वेशन है ना ये हमारा, ये मैं जानबूझ के ऐसा नहीं बना रहा हूँ, ये मुझे दिखा, मैं सामने रखा हूँ, मुझे एकदम क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, ये ऑब्जर्वेशन है कि क्लियर दिखाई पड़ रहा है। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर अगर क्लियर मुझे दिखाई पड़ रहा है तो ये रे डायग्राम ऐसा ही बनना चाहिए। और जब ऐसा रे डायग्राम बन रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रे ऑफ लाइट होता है, इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ कट करता है वहीं पे ना बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस। ये रहा प्रिंसिपल फोकस। तो आप क्लियरली देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा दोनों डायग्राम में कि जब दूर किसी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे होइएगा, दूर किसी ऑब्जेक्ट को आप जब देखते हैं तो आई लेंस खुद को इस ढंग से अरेंज करता, मतलब इस ढंग से खुद को एडजस्ट करता है आई लेंस कि उसका फोकल लेंथ लंबा हो जाता है। और कहाँ पे? रेटिना पे फोकल लेंथ लंबा हो जाता है। और ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ की आपको डिस्टेंस दिखाई पड़ रही होगी, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ। ये देखिए ये इतनी फोकल लेंथ है, ये है फोकल लेंथ। किस केस में? जब मैं दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ। जब मैं नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ तो आप देखिए ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से कितना पास है ये फोकल लेंथ, दिख रहा है आपको? ये रहा फोकल लेंथ। अब आपको खुद समझ में आएगा कि यहाँ पे अगर लाइट की बेंडिंग ज़्यादा डिग्री से हुई है ना, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस अगर ज़्यादा है तो इस लेंस का पावर क्या होगा? ज़्यादा होगा। और इस वाले का डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस जो है, देखिए ये वाले लाइट ने लाइट को, इस वाले स्ट्रेट वाले लाइट को, है ना, इस स्ट्रेट लाइट को जो है इसने ऐसे बेंड करके यहाँ पे किया, ज़्यादा बेंड नहीं किया यहाँ पे करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है? डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस कम है, इट मीन्स इस लेंस का पावर कम है। तो आखिर एक ही लेंस का पावर कम और ज़्यादा हो कैसे रहा है? फोकल लेंथ कभी बड़ा कभी छोटा कैसे हो रहा है? तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि सिलियरी मसल्स क्या करती है। देखिए अगर लाइट की बेंडिंग ज़्यादा हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है इस लेंस का कर्वेचर ज़्यादा होगा, और कर्वेचर ज़्यादा होने के लिए क्या होना होगा? इस लेंस को थिक होना पड़ेगा। तो सिलियरी मसल्स क्या होती है? जब आप किसी नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, जैसे इस केस में, तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर लेंस को मोटा कर देती है, थिक कर देती है, जिसके वजह से फोकल लेंथ जो होता है वो छोटा हो जाता है और हमें नज़दीक में रखी गई चीज़ें एकदम क्लियरली शार्प दिखाई पड़ रही होती है। लेकिन जिस समय आप नज़दीक की चीज़ें देख रहे हैं आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि आपका तो फोकस यहाँ है, ये फोकस है, और दूर से जो लाइट आ रहा होगा वो कहाँ जा रहा होगा? सोच के देखिए, बना भी दे रहा हूँ कि दूर वाले ऑब्जेक्ट से इस समय ऐसा नहीं है ना कि मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ तो दूर किसी ऑब्जेक्ट से लाइट मेरी आंखों में आ ही नहीं रहा, बिल्कुल आ रहा है, बट मुझे वो क्लियरली नहीं दिख रहा है दूर के ऑब्जेक्ट। जब मेरा पूरा ध्यान इस पर है तो बाकी चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही है, लाइट तो उनसे भी आ रही है। देखिए ये तो लाइट इससे भी आया, ये आया, मान लेते हैं किसी दूर ऑब्जेक्ट से ये लाइट एक आया, एक ये लाइट आया और एक पैरेलल लाइट आया जो कि ऐसे ही चला गया सीधा। तो ये वाली रेज और ये वाली रेज जहाँ पे मीट करेगी वहीं तो मुझे शार्प इमेज दिखाई पड़ेगा। तो ये तो सीधा चला गया। और इस समय इस लेंस का, जब मैं इस नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ तो इस टाइम लेंस ने खुद को ऐसा एडजस्ट किया है कि फोकल लेंथ उसका यहाँ आता है। ये वाली जो लाइट होगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास हो जाएगी? इधर से पास हो जाएगी। और अब आप खुद देखिए कि ये वाला रे और ये वाला रे, ये दोनों जो कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आ रहा है, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली रेस क्या इस वक्त दोनों एक पॉइंट पे कन्वर्ज हुई? बिल्कुल हुई, लेकिन यहीं पे हो गई कन्वर्ज, फोकस पे ही कन्वर्ज हो गई। तो शार्प इमेज तो इसी जगह बना,
लेकिन शार्प इमेज हमें कब दिखाई पड़ेगा, जब रेटिना पे बनेगा। तो यही रे जब आगे गई तो इस जगह रेटिना पे पड़ी, और ये वाली लाइट आगे गई तो इस जगह रेटिना पड़ी, तो हमें एक ब्लर सा इमेज दिखाई जरूर पड़ेगा, बट शार्प इमेज दिखाई नहीं पड़ेगा। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो है वो अब इस चीज़ को लेंस अपने आप के जो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर ले रहा है, इसी पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। लेंस की इस क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। लेंस अपने आप को मोटा और पतला कर ले रहा है ताकि वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सके। मतलब हर छोटी छोटी डिस्टेंस के लिए जब आप देख रहे होते हैं तो हमारा आई लेंस खुद को क्या कर रहा होता है, एडजस्ट कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन मीन्स एडजस्टिंग फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, है ना, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई लेंस का फोकल लेंथ जो एडजस्ट होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं, और ये होता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल जो कि आज क्लास में उन्होंने डिस्कस भी किया था, जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लेंस कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है। ध्यान से देखिए, इस वाले केस में लेंस थिक है। थिक लेंस होगा, लेंस मोटा होगा तो फोकल लेंथ छोटा होगा और पावर ज़्यादा होगा। पावर ज़्यादा मतलब डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ज़्यादा। पहले अगर यहाँ पे बेंड कर रहा था लाइट रे, तो अब देखिए कितना ज़्यादा डिग्री से बेंड कर रहा था। डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गया, बढ़ गया। ये देखिए इस जगह हो गया, तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ज़्यादा होगा इसका। तो जब आप किसी नियर बाई ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो उस समय आपका जो सिलियरी मसल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में होता है, ताकि फोकल लेंथ छोटा रखा जा सके, पावर को बढ़ाया रखा जा सके, ताकि लाइट जो है वो ज़्यादा डिग्री से कन्वर्ज होके और एक शार्प इमेज बनाए। तो इसलिए होता क्या है ना कि आंखें थक जाती है ना, सिलियरी मसल्स लगातार कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में है ना। आप मान लीजिए आधे एक घंटे से पढ़ रहे हैं लगातार, आपका पूरा ध्यान जो है वो नोटबुक पे है, नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं आप, आपका फोकल लेंथ कुछ ऐसा है जिसके लिए लेंस को मोटा होना है, और मोटा होने के लिए सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है, और भी बहुत देर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है। तो इसलिए क्या होता है ना, आँखें बहुत ज़्यादा दर्द करती है। तो क्या करना चाहिए हमें, छोटे छोटे इंटरवल्स पे थोड़ा सा ध्यान हटाकर किसी दूर वाले ऑब्जेक्ट पे जब ध्यान लगाइएगा, तो देखिए ये वाला केस होगा, जब दूर वाले पे ध्यान लगाइएगा तो फोकल लेंथ आपका बढ़ेगा। और ये कब बढ़ेगा, जब ये सिलियरी मसल्स रिलैक्स करेंगी। जब ये रिलैक्स करती है तो जो लेंस होता है आई लेंस वो पतला हो जाता है, और आई लेंस पतला होने का मतलब फोकल लेंथ ज़्यादा, और फोकल लेंथ बड़ा मतलब पावर कम, और पावर कम मतलब डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस भी कम। इसलिए देखिए ये वाली जो पैरेलल रेज है, देखिए अगर आप एंगल की बात करें ना, यहाँ पे अगर एंगल की बात करें, देखिए ये लाइट ऐसे निकल जाती है, पर इसको इतने डिग्री से कन्वर्ज कर दिया गया। पर इस वाले को ज़रा देखिए, है ना, ये वाली लाइट जो है इसको ज़्यादा डिग्री से कन्वर्ज किया गया। ये ब्लू वाली लाइट दिख रही है आपको, ये जो थीटा है, ये थीटा 2, जो थीटा 1 की बात करूँ तो यहाँ पे क्लियरली है कि थीटा 2 ज़्यादा है थीटा 1 से। अगर आपको ये नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से देख लीजिए, इस लाइट को, इस पैरेलल वाली लाइट को बेंड किया गया तो ये यहाँ पे आई, है ना, इसको ऐसे बेंड किया तो ये रेटिना पे जाके मिली। लेकिन इसको ब्लू वाली लाइट को इतना ज़्यादा बेंड किया गया कि ये इसको भी क्रॉस करके, और ये कहाँ पे मिल गई, यहाँ पे मिली है। ये बेंड इतना ज़्यादा कर दिया गया, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ज़्यादा ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि पावर यहाँ पे ज़्यादा है। तो होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हमारा आई लेंस जो है अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, और इस पावर को पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं, और हमें इमेज कब शार्प दिखाई पड़ता है। अब अगर समहाउ, जैसे ये तो प्रॉपर फंक्शनिंग की बात कर दिया हम लोगों ने कि प्रॉपर फंक्शनिंग अगर हो रहा है तो चीज़ें ऐसी हो रही है, बट अगर मान लेते हैं किसी भी कारणवश अगर आपका सिलियरी मसल्स वीक हो चुका है और ये लेंस को थिक या थिन नहीं कर पा रहा है, तो ये जो चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं ये नहीं हो पाएगा, या फिर बहुत कम हो पाएगा। अब तभी हमें क्या लगता है, चश्मे की हमें ज़रूरत पड़ती है, और फिर हमें चश्मा लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारा आई लेंस उतना मोटा या पतला। अब बात आता है कि एक और बड़ा अच्छा सवाल आता है ना, जब डिस्कस कर ही रहे तो हम लोग कर लेते हैं कि ये जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है ये कितना नज़दीक हो सकता है,
क्योंकि हमारे लेंस की भी ना मोटे होने की एक क्षमता है ना, एक मैक्सिमम एक वो है, एक लिमिटेशन है कि इतना मोटा हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना मोटा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इतना मोटा हुआ, जब ये पास आता है, ये ऑब्जेक्ट पास होता है। इसी डायग्राम को थोड़ा सा गंदा करेंगे तभी समझ पाएंगे, नया डायग्राम बनाएंगे तो उतना रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसी डायग्राम में देखते हैं कि अगर हमारा आई लेंस इतना होता नज़दीक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता, लेट से यहाँ अगर ऑब्जेक्ट रखा होता मैं, तो एक रे तो बिल्कुल ट्रू है, इधर गया और ऐसे चला गया। पर ध्यान से देखिए इस चीज़ को ज़रा, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा हूँ मैं, ये इस वाले रे पे ध्यान दीजिए, ये वाला रे इधर गया है ना, इस जगह पे ये वाला रे आया। तो जो दूसरा रे है ये वाला, इसको अब यहाँ बेंड नहीं करना पड़ेगा, इसकी बेंडिंग अब यहाँ होनी चाहिए, मतलब अब उसे और ज़्यादा बेंड करना पड़ेगा। इस चीज़ को अब इस वाले रे के साथ मीट करने के लिए इसको और ज़्यादा बेंड करना पड़ेगा, और ज़्यादा अगर ये बेंड करेगा तो ध्यान से देखिए अब ये फोकल लेंथ और छोटा हो गया, ये यहाँ जो प्रिंसिपल फोकस था वो यहाँ आ गया। और अगर और नज़दीक रखेंगे तो ये प्रिंसिपल फोकस और नज़दीक आएगा। लेकिन कहने का मतलब है इस लेंस की भी एक कैपेसिटी है ना, एक लिमिटेशन होगा ना, कि लिमिट से ज़्यादा कितना मोटा हो जाएगा ये। तो ये जो लिमिटेशंस होती है ना, जिसके वजह से अब मैक्सिमम जितना फोकल लेंथ को छोटा होना था वो हो गया। ये फोकल लेंथ की मान लेते हैं कि इस पोजीशन पे ये फोकल लेंथ की सबसे छोटी वैल्यू है। अब इससे ज़्यादा लेंस मोटा नहीं हो सकता, जब लेंस मोटा नहीं होगा तो फोकल लेंथ छोटा नहीं होगा। तो ये बोलेंगे ना कि अब ये जो डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा मिनिमम या फिर नियर डिस्टेंस होता है, जिस पे हमें सबसे क्लियर दिखाई पड़ता है। और ये एवरेज ज़्यादातर लोगों का ये 25 सेंटीमीटर होता है कि 25 सेंटीमीटर पर रखेगा ऑब्जेक्ट्स, क्लियर दिखाई पड़ेंगे। पर उससे अगर नज़दीक लेकर आते हैं आप तो बाबू लेंस ज़्यादा मोटा नहीं हो पाएगा, लेंस अपने आप को ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाएगा फोकल लेंथ को, तो उतनी शार्प इमेज नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन आप फिर भी अगर बहुत नज़दीक ऑब्जेक्ट को रखे रहते हैं तो आई पे स्ट्रेन पड़ता है, क्योंकि लगातार सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके लेंस को मोटा करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि आपको ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ जाए। बट क्योंकि इसकी भी एक लिमिटेशन है थिक होने की, अगर उस लिमिट से वो ज़्यादा हो रहा है तो फोकल लेंथ और फर्दर छोटा नहीं हो पाएगा। ये डायग्राम ऑब्वियस सी बात है मिस हो गया है, लेकिन अगर आप स्टेप्स को क्लियरली देखिएगा मैंने कैसा डायग्राम बनाया, और आप अपने से भी अगर बना के देखते हैं ना, मतलब जो भी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं घर में बैठ के, कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो आप ये ऑब्जर्वेशन कीजिए, है ना, और डायग्राम्स बनाइए उसके लिए। डायग्राम्स कि अगर आपके घर के सामने, अगर जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में अगर कोई डब्बा देख रहे हैं आप, तो उस डब्बे को देखिए और उस समय के लिए एक रे डायग्राम बनाइए। और एट द सेम टाइम डब्बे के और पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा तो उसके साथ क्या चल रहा होगा, उससे जो दो रेज आ रही होगी वो उस समय क्या कर रही होगी उसका बनाइए, तो आपको क्लियर पता चलेगा कि सिनेरियो ये चल रहा है। फिर उल्टा सिनेरियो करके देखिए, नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट को देखिए, डायग्राम बनाइए, फिर उस समय दूर वाले के ऑब्जेक्ट के रेस के साथ क्या हो रहा होगा वो बनाइए, और आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा इस चीज़ को, है ना, और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा, मुझे पूरा यकीन है आपको समझ में आएगा। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।